शुरू करने वाले हैं साउंड। साउंड में सेमेस्टर 1 में आपका केवल इको तक आ रहा है, तो इस वीडियो में हम केवल इको तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। साउंड इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या करती है, विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ये होता है साउंड, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि साउंड लाइट से कैसे डिफरेंट है, तो साउंड ये हो गया और लाइट हमारे पास ये हो गया। आवाज़ आ रही है? आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है? तो देखो, साउंड ये हो गया और लाइट ये हो गया। साउंड जो है वो एक तरीके की मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? तो भाई ऐसी वेव जिसको एक मीडियम चाहिए हो प्रोपोगेशन के लिए, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और लाइट जो है वो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। मीडियम चाहिए हो प्रोपोगेशन का मतलब है कि भाई या तो एयर होनी चाहिए, या तो पानी होना चाहिए, या तो सॉलिड होना चाहिए, तभी साउंड ट्रैवल करेगी। वैक्यूम में जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। इसीलिए तो मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप किसी को बुलाते हो, आवाज़ लगाते हो, तो जो दूसरा बंदा होता है वो सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है। और लाइट के लिए तो आपको पता ही है कि इसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में तो बाकायदा इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। लेकिन साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, तो चाहिए। इसीलिए साउंड हमारी कैसी होती है? मैकेनिकल वेव। अच्छा, दूसरी चीज़, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। जबकि जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर शो करती हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या है, पढ़ चुके हैं आप लोग पिछले क्लासेस में। मैं फिर से एक बार रिव्यू करा देता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ट्रैवल कैसे करती हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। जिस मीडियम से साउंड ट्रैवल कर रही है उस मीडियम के ये पार्टिकल्स हैं। अब क्या है कि भाई ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, तभी तो साउंड आगे प्रोपोगेट करेगी। ऐसे ही तो वेव आगे चलती है, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से, सारे ही, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साउंड भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो वेव ट्रैवल करती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। देखो, ये हमारे पास वेव हो गई और पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अच्छा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? ये। और पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे। जबकि यहां पर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सीधे है। तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल नेचर की और ये हो गए ट्रांसवर्स नेचर के। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अब देखो, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इट ट्रेवल्स स्लोअर इन एयर। साउंड जो है वो हवा में 340 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही आगे बढ़ती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हवा में जो साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही आगे बढ़ती है। और हवा में, ध्यान से सुनना, हवा में जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा कहां पे होती है? सॉलिड में।
फिर लिक्विड में और फिर गैस में। साउंड सबसे धीरे किस में ट्रैवल करती है? हमने कहा हवा में, एयर में 340 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है साउंड। लेकिन यहीं अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट सबसे फास्टेस्ट चलती है हवा में, फास्टेस्ट चलती है कहां पर? एयर में। उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस वजह से तो लाइटनिंग हमको पहले दिखती है जब बारिश होती है और जब बादल कड़कते हैं और उस समय जब बिजली कौंधती है तो बिजली हमको पहले दिखती है, आवाज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो धीरे ट्रैवल करती है और लाइट तेज ट्रैवल करती है, एयर की बात अगर हम करें तो। ठीक है। जबकि अगर हम वाटर की बात करें तो साउंड एयर से तेज ट्रैवल करती है। साउंड की जो स्पीड एयर में है उससे ज्यादा स्पीड होती है वाटर में। मैंने लिखा है यहां पर स्पीड ऑफ साउंड का ये ऑर्डर है। अगर हम बात करें वाटर की तो उसमें तेज ट्रैवल करेगी, ठीक है, इन कंपैरिजन विद एयर। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की स्पीड पानी में कितनी होती है पता है? अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूं रिफ्रैक्शन में। अगर आपको नहीं पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे आप स्पीड निकाल सकते हो तो प्लीज उस वीडियो को फिर से देख लेना। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो कितना आता है? 4/3 आता है ना। तो यहां से जो स्पीड आती है पानी में लाइट की वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो हवा में सबसे तेज है और वो पानी में कम है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब हम बात करने वाले हैं इको की। इको तक ही आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस सेमेस्टर के लिए। तो हम इको की बात कर लेते हैं। अब इको क्या होता है पता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको ही हम क्या कहते हैं? बोलो, इको। इको पहाड़ पे जाकर के चिल्लाते हैं हेलो, तो वो हेलो जो है फिर से रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई पड़ता है, हेलो 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 हेलो, इस तरीके से। और ये पहाड़ पे जाके बहुत कुछ चिल्लाते हैं, खैर वो सब मैं बोल नहीं सकता। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है इको। ठीक है। अब इको कहीं भी नहीं सुनाई दे जाएगा भाई। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं एक बंद कमरे में बना रहा हूं, लेकिन यहां पर तो साउंड इको नहीं दे रही है। तो इको की कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है हम देखते हैं। इको कब होगा? जब साउंड जाती है और जा करके किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है और वापस आती है। ऑब्स्टिकल मतलब कोई रुकावट हो, उससे जाकर के साउंड जब टकराएगी, ये देखो साउंड जा रही है, ये ऑब्स्टिकल इससे टकराई और फिर ये वापस हो गई, इसको हम कहेंगे इको। तभी इको हो सकता है, एक ऑब्स्टिकल का होना जरूरी है। इसलिए चारों तरफ क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं ना। और पहाड़ पे जाकर के जब आप चिल्लाते हो या किसी का नाम बुलाते हो तो क्या होता है कि वो पहाड़ से जाकर के वो जो साउंड है टकराती है और वापस आती है और इको देती है। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, ध्यान रखना। कमरे में बंद करके कहोगे इको काहे नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा। सुनो क्यों नहीं आएगा, देखो। तो पहले तो ये दो कंडीशन आप देखो, तीसरी वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। पहला, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। क्या बोला? कि जो ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, ठीक है ना, उसका जो साइज हो वो बड़ा हो। किससे? साउंड वेव्स की वेवलेंथ से। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? देखो बता रहा हूं। ये मान लो आपके पास एक वेव है, ये यहां से लेकर के, ये मीन पोजीशन है, ये यहां से शुरुआत हुई इसकी और ये वापस यहां पे आ गई। जब ये पूरी साइकिल अपनी कंप्लीट कर ले रही है तो इसको हम कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आगे बनाऊं तो ये जो पूरा डिस्टेंस आएगा इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं बोलो? इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। बस केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, पूरी जो लेंथ है, यहां से ये यहां पे वापस आया, यहां से ये यहां पर वापस आया, अपना पूरा साइकिल इसने कंप्लीट किया। इसको पूरे को हम क्या कहेंगे? इस पूरे लेंथ को हम कहेंगे वेवलेंथ। ठीक है ना। इसको भी हम क्या कहेंगे? पूरी लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ। और इसको हम क्या कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके पास ये पेंडुलम है,
तो पेंडुलम को आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाओ, तो ये मीन से जो एक्सट्रीम तक पहुंचा, ये जो डिस्टेंस है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? अभी उतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फील दिलाने के लिए कि वेवलेंथ होती क्या है वो मैंने आपको बताया। तो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल यानी कि ऑब्स्टिकल जो है उसका साइज बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से, जो कि अधिकतर होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। अब जा करके पहाड़ों पे तुम ऐसे कहोगे हेलो तो थोड़ी ना इको देगा। ठीक है, इंटेंसिटी बड़ी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब चिल्लाओ भाई, चिल्लाओगे तब जा करके तुमको क्या मिलेगा? इको मिलेगा। और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो हम साउंड निकाल रहे हैं, मान लो हम सोर्स ऑफ साउंड हैं, ठीक है ना, तो मान लो हम यहां पर ऐसे खड़े हुए हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑब्स्टिकल है। हम सोर्स हैं, हमने कहा हेलो, क्या कहा? हेलो। ठीक, हमने हेलो कहा और ये वापस घूम करके आया हेलो। ठीक, ये गया, इससे टकराया, वापस घूम करके क्या आया? हेलो। अच्छा, इतना काम होने के लिए जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम टू मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। नहीं आई बात समझ? आपने बोला और ये पलट के वापस आया, आपने बोला और ये पलट के वापस आया, इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो टाइम लैग होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। अच्छा, मान लो नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, आपको रिवर्बरेशन सुनाई देगा। अब रिवर्बरेशन क्या होता है? कई सारी साउंड आपको जब एक साथ सुनाई देती हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। आपने जो बोला हेलो, वो भी तो आपने सुना ना, वो उस साउंड को मरने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम चाहिए। वो आपके कान में है अभी, 0.1 सेकेंड तक वो आपके कान में है। 0.1 सेकेंड से पहले ही वो दूसरी वाली जो साउंड जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो पहले ही आ गई, तो वो वाली साउंड तो आपके कान में है ही है, दूसरी वाली साउंड भी आ गई, तो आपको इको नहीं सुनाई देगा, आपको रिवर्बरेशन सुनाई देगा। ठीक है, कई सारी साउंड जब एक साथ सुनाई देती हैं। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड का डिफरेंस है तो ये वाली साउंड फेड हो जाएगी, दूसरी वाली साउंड को आप डिस्टिंक्टली, बहुत क्लियरली सुन पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ये लिख लो, ये तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड, डिफरेंस इन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। वही तो बताया, जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है उसमें जो टाइम डिफरेंस हो वो मस्ट बी कितना? ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। क्लियर है? पक्की बात? ठीक है, समझ में आ गया? ये जो डिफरेंस इन टाइम होना चाहिए ओरिजिनल साउंड का और रिफ्लेक्टेड साउंड का वो ज्यादा होना चाहिए 0.1 सेकेंड से। 0.1 सेकेंड से कम होगा तो जो हमारे अभी हमने बोला वो साउंड फेड अवे नहीं कर पाएगी, दूसरी वाली चली आएगी तो हमको रिवर्बरेशन सुनाई देगा, इको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, चलो लास्ट वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता है, याद है? चलो उसी पॉइंट का हम अभी यूज करने वाले हैं। ये हम खड़े हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक वॉल है, एक रिफ्लेक्टिंग क्या है? सरफेस है। ठीक, इस बंदे ने बोला कुछ, मान लो वही बोला अपना हेलो, और मैं क्या बोलूं, ये यहां पे गया और ये वापस आएगा और इसको सुनाई देगा। रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में, फिर से रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ठीक है, पहले क्या हुआ देखो, यही साउंड है, कोई नई साउंड नहीं बन रही है, यही साउंड गई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आ गई। ठीक है, जैसे लाइट के केस में होता है, लाइट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करती है ना, तो यहां पे ये साउंड गई और वापस आ गई। अच्छा, साउंड मान लो ये डिस्टेंस d है, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस d है, तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, मतलब यहां से इसने बोला, ये यहां गया और फिर ये वापस यहां आया, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया?
अरे 2D ट्रैवल किया, D थोड़ी ना ट्रैवल किया, पहले वो गई D डिस्टेंस और फिर वापस भी D डिस्टेंस आई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2D डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, 2D डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बोलो। अच्छा, ये हवा में हो रहा है, मान लो कि ये एयर में हो रहा है, ये चीज़ क्या हो रही है? हवा में हो रही है, क्योंकि हवा में हमको स्पीड ऑफ साउंड पता है। कितनी होती है हवा में स्पीड ऑफ साउंड? 340 मीटर प्रति सेकंड। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब स्पीड एयर में कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। बारिश हो रही है बड़ी तेज, ठीक है, मज़ा आ रहा है। एयर जो है उसमें जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। अब यहां पे हमने क्या रखा? स्पीड। डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया? साउंड की बात हम कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2D। टाइम कितना लगना चाहिए उसको? जो आइडियल कंडीशन है वो क्या है? इसको अगर इको सुनना है तो इस साउंड को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगना चाहिए? 0.1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए कि नहीं, है ना? तो ये हमने यहां पर टाइम डाल दिया 0.1 सेकंड। क्या यहां से मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 340 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू D हो गया। तो यहां पे हमारे पास क्या आया? 340 इंटू 1/10 गुणे 2, यहाँ से ये कट गया और हमारे पास D आया 17 मीटर। कितना आया? 17 मीटर। अब एक और कंडीशन देखो तुम्हारे पास आ गई कि नहीं आ गई? तुम्हारे पास एक और कंडीशन आ गई कि अगर इसको इको सुनना है तो इसका ऑब्स्टिकल से डिस्टेंस जो है एयर में वो 17 मीटर का होना चाहिए। फिर से, अगर इस बंदे को इको सुनना है अपनी आवाज़ का, तो इसका ऑब्स्टिकल के साथ जो डिस्टेंस हो वो 17 मीटर हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ये एयर में कंडीशन है, पानी में कंडीशन बदल जाएगी लेकिन टाइम वही रहेगा 0.1 सेकेंड। तो पानी में तुमको स्पीड ऑफ साउंड दे के रखेगा, तुम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर रखना, डिस्टेंस 2D रखना, टाइम 0.1 सेकेंड रखना और तुमको D मिल जाएगा। ये मैंने एयर के लिए बता दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? आगे बढ़ें। देखो, एक हमारे पास हिल A है और दूसरी हमारे पास हिल B है। बीच में हमारे पास ये आदमी खड़ा हुआ है। फिर से, एक हिल A है और एक हिल B है। ये न्यूमेरिकल जो है ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर में बन सकता है। इसके अलावा बहुत बेकार सवाल हैं, आप खुद देख लेना। ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है जो इसमें बन सकता है, जो कि पूछा नहीं जाता है। पूछा वही वाला जाता है कि भाई तुमको डिस्टेंस दे देगा और क्या करेगा, या फिर तुमको टाइम दे देगा और तुमसे पूछ लेगा कि भाई डिस्टेंस कितना होगा, तुमको स्पीड दे देगा साउंड की, जो ये पीछे कराया था मैंने। ठीक है, वैसा कुछ। यहाँ पर एक हिल A है, फिर से दूसरी हिल तुम्हारे पास क्या है? B है। इसने क्या किया? गन फायर किया और गन फायर की वजह से इसको 2 इको सुनाई पड़े। ठीक है, एक हिल A से सुनाई दिया होगा, दूसरा हिल B से सुनाई दिया होगा। भाई इसने गन को फायर किया तो क्या हुआ होगा? आवाज़ तो दोनों डायरेक्शन में गई होगी। एक डायरेक्शन में ये हिल A से टकराई होगी और वापस आई होगी, दूसरे डायरेक्शन में हिल B से टकराई होगी और वापस आई होगी। इसके पास वापस आई होगी तो इसको 2 इको सुनाई दिए, एक 2 सेकंड पे सुनाई दिया, एक 3 सेकंड पे सुनाई दिया। मान लो उसने गन को दागा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर उसने गन को दागा, उसने 2 इको सुने एट 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 2 इको क्यों सुने? क्योंकि 2 हिल हैं, ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि इन दोनों हिल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? हिल A और हिल B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दिमाग लगाओ, खुद से ट्राई करो। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। ट्राई कर लिया, आप सॉल्व करें इसको। देखो, इसने गन को फायर किया, गन को फायर करने के बाद इसको 2 सेकंड पर और 3 सेकंड पर इको सुनाई दिया। मान लो कि इसने जब गन को फायर किया तो यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने में और फिर वापस यहाँ तक आने में टाइम लगा 2 सेकंड का, और यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने में और फिर वापस आने में टाइम लगा 3 सेकंड का। क्यों? क्योंकि उसने 2 इको सुने, 2 सेकंड पर और 3 सेकंड पर। अब ये कहीं नहीं कहा कि आदमी इसके बीच में है, आदमी इसके पास हो सकता है, इससे दूर हो सकता है, ठीक है।
इसके पास हो सकता है, इससे दूर हो सकता है, इसके पास हो सकता है। तो हमें नहीं पता, तो हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई इसने जब गन फायर किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस हिल से इसको 2 सेकंड लगा होगा और यहाँ से यहाँ तक आने में इस हिल से इसको 3 सेकंड लगा होगा। तुम 3 इधर रख लो, 2 इधर रख लो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिस्टेंस का फ़र्क आएगा। अल्टीमेटली डिस्टेंसेस तो हमको ऐड ही कर देने हैं। तो देखो यहाँ से इसने गन फायर किया, इसको गन फायर की आवाज़ इस हिल से टकराने के बाद 2 सेकंड बाद सुनाई दी जब इसने गन फायर किया। तो देखो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये डिस्टेंस को अगर हम डी ले लें, इस डिस्टेंस को अगर हम डी ले लें तो स्पीड, अच्छा स्पीड कौन सी लोगे, साउंड की हवा में ही लोगे भाई, क्योंकि ये हवा में ही होगा, जाहिर सी बात है, पानी में थोड़ी ना हिल होगी तुम्हारी। तो स्पीड तुम्हारी क्या है, हवा में है 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ साउंड गई होगी, फिर इससे टकरा के इसके पास वापस आई होगी, तब इसे सुनाई दी होगी। तो ये जो डिस्टेंस हमने लिया वो हमने लिया 2D, और टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ गया ये हमारे पास आ गया 340 मीटर। यहां से यहां तक गया, गन फायर की जो आवाज है वो यहां से यहां तक गई, टकरा के वापस आई, उसमें उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा। तो अगर हम कहें कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और स्पीड हवा में कितनी होगी साउंड की, हमने कहा 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां गया और फिर वापस यहां आया, तो 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ध्यान रखना D मत कर देना, क्योंकि ये डिस्टेंस हम D मान रहे हैं। तो ये यहां से यहां गई फिर वापस आई, तो 2D डिस्टेंस होगा। टाइम कितना होगा, 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड दे रखा है। इसने 3 सेकंड बाद सुना। कंडीशन ये है कि 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम होना चाहिए। अब दोनों ही टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा है, तो इको उसको सुनाई दे जाएगा। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 340 इंटू 3/2, तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 170 इंटू 3, 510। ये डिस्टेंस 510 मीटर हो गया। अगर इधर हम 3 सेकंड रखते, इधर 2 सेकंड रखते, तो यहां पर डिस्टेंस 340 आता और यहां पर 510 आता। अच्छा, अब हमसे पूछा था इन दोनों हिल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितना है, तो हमें अल्टीमेटली 340 मीटर प्लस 510 मीटर ऐड कर देना है। 340 प्लस 510 हमारे पास आ गया 850 मीटर। ठीक है ना, 340 प्लस 510 850 मीटर। दोनों हिल के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 850 मीटर। अब दिख रहा है कायदे से, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इको पे बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इको, इको की एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ इको के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं मानव जाति के लिए, कैसे ये परम उपकारणीय वस्तु है। ठीक है, फिजिक्स ने ये हमको दिया है इको। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मानवों की बात नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। हम पहले बात करेंगे बैट की, चमगादड़ की और डॉल्फिन की। अब देखो ये बैट जो होते हैं ना, ये बैट जो होते हैं ये अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, देख तो सकते नहीं, रात में निकलते हैं। ठीक है, अब ये देख तो पाते नहीं, तो इन्हें पता कैसे चलता है कि सामने ऑब्स्टिकल है कि नहीं। ये क्या निकालते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। अच्छा, इस अल्ट्रासोनिक साउंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लगभग लगभग कितनी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मोर देन 20,000 हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा हम नहीं सुन सकते, हम 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा नहीं सुन सकते। बैट वो साउंड निकालता है जो कि हम सुन ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो सब पता है। ठीक है, क्योंकि जो बैट साउंड निकाल रहा है वही हम नहीं सुन पा रहे हैं, जबकि हमारे पास कान नहीं है, कान तो हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को हम सुन नहीं सकते, तो भाई कौन सी साउंड को हम सुन सकते हैं, हम सुन पाते हैं सोनिक को। ठीक है, अब सोनिक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है,
जो सोनिक साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतना हम सुन सकते हैं, इस रेंज में हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज हो गई, हर्ट्ज मतलब अच्छा फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, समझ में आ रही बात, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम, उसको ही तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो क्या हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाते। बैट इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सीधी जाती है, ट्रेवल्स स्ट्रेट, कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, कहीं भी किसी भी मीडियम से एब्जॉर्ब नहीं होती, और एनर्जी इसकी काफी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ये है हमारे पास चमगादड़, अरे क्या है, कुछ भी है, ठीक है, ये सामने ऑब्स्टिकल है, इसने साउंड प्रोड्यूस की और ये अल्ट्रासोनिक साउंड इससे टकराई और ये वापस आई। इसने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि बैट के पास अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो कैलकुलेट कर लेता है कि भाई ये साउंड अच्छा मैंने भेजी और ये कितने टाइम में वापस आई। उसके दिमाग में एक क्लॉक है, वो क्लॉक से देख लेता है वो कितने टाइम में वापस आई, और वो ये वाला फॉर्मूला लगा देता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसने डी ट्रैवल किया, फिर वापस आई, डी ट्रैवल करके टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 2D। स्पीड उसको पता रहती है और यहाँ से वो डिस्टेंस निकाल लेता है, स्पीड उसको पता रहती है, टाइम उसको पता रहता है, वो डिस्टेंस निकाल लेता है, डी निकाल लेता है, ठीक है ना। अब हो सकता है वो कैलकुलेशन ना करता हो, ये तो हमारे समझने के लिए है, बेसिकली हो सकता है उसका कुछ और मैकेनिज्म हो, लेकिन उसको टाइम पता रहता है कि टाइम कितनी देर में वापस आ गई, है ना। तो इस वजह से वो समझ जाता है कितनी दूर है ऑब्स्टिकल, इस ऑब्स्टिकल का जो डिस्टेंस है मुझसे वो कितनी दूर है, और वो बच जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके। यही चीज़ डॉल्फिन भी करती है, ठीक है, डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि हम सुन नहीं सकते। समझ में आया। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन आता है वो होता है सोनार में। सोनार मतलब सोनार और लोहार वाला नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। सबमरीन्स इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम समुद्र के अंदर हैं और सामने कोई ऑब्स्टिकल है, या कोई भी जैसे व्हेल वगैरह है या डॉल्फिन वगैरह है ना, तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो साउंड कितनी देर में रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई वो टाइम नोट कर लेते हैं, डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड हमको वाटर में पता है, वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी दूर है हमसे ऑब्स्टिकल। तो ये भी हम यूज करें। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में कौन सी वेव्स यूज की जाएंगी? सीधी सी बात है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाएंगी, अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। तो ये तो बताने वाली चीज है नहीं। दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। साउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। जो सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल बन सकता था, एक ही बन सकता था, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपसे बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता है, जैसे कि यहां पे एक आदमी खड़ा है, मान लो रमेश, ठीक है, उसने कुछ कहा, ये साउंड इस ऑब्स्टिकल से टकराई और वापस आई, वो टाइम दे देगा कि कितने सेकंड में वापस आई, मान लो वो 4 सेकंड में वापस आई, और रमेश कहाँ है, हवा में है, एयर में है, या ग्राउंड पे है, ठीक है, मतलब हवा में ही है। तो आपसे वो क्या कहेगा कि भाई ऑब्स्टिकल का रमेश से डिस्टेंस बता दो। तो कुछ नहीं करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2D मैंने क्यों लिखा बता चुका हूं 10 बार, D और D, ठीक है, तो 2D हो गया। स्पीड आपको पता है हवा में कितनी होती है 340, 2 इंटू डी अपॉन टाइम आपको 4 दे रखा है, 340 इंटू 4 अपॉन 2 कर देंगे, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14, 0 170 इंटू 4, 7 4 जा 28, 4 जा 5 6, 680 मीटर दूर हमारे पास ऑब्स्टिकल है। तो ऐसा सवाल आपको मिल जाएंगे, आप अपनी किताब में देख लेना। जो अच्छा सवाल था वो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।